फॉरएवर बुक हेवन में खुशामदीद। नावल माला, जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 17वीं एपिसोड का 5वां पार्ट है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को बगैर किसी देर के। कैफ की इमारत पे दिन गरूब होने लगा और शाम के साए उतरने लगे थे। माहिर फरीद के ऑफिस में कई घंटे से बत्ती नहीं जली थी, ना ही वो बाहर निकला था। अंदर नीम अंधेरे में सिर्फ खिड़कियों से आती रोशनी थी। वो सीट पर बैठा आंखें बंद किए मुसलसल कनपटी मसल रहा था। आज सुबह बैरबल के दफ्तर में हुआ वाक़या बार बार निगाहों के साथ सामने घूम रहा था। उसने बैरबल को दोपहर में कॉल की थी, लेकिन उसने काट दी। फिर उसका फ़ोन ऑफ हो गया। दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला। रोशनी अंदर आई। उसने आंखें चुंधियाने वाले अंदाज में छोटी की। अब्दुल मालिक फरीद चौखट में खड़े थे। शबनम कह रही थी, तुम सुबह से बाहर नहीं निकले। वो आम से अंदाज में कहते अंदर दाखिल हुए। दरवाज़ा बंद किया। माहिर थकान से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, लेकिन मालिक फरीद का रुख खिड़की के सामने रखी 2 ऊंची कुर्सियों की तरफ था, जिनके दरमियान एक छोटी मेज़ थी। वो एक कुर्सी पर बैठ गए, टांग पर टांग जमा ली। मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। वो कदरे थका हुआ, कदरे बेजार लगता था। मेरे लिए भी एक, उन्होंने इशारा किया। माहिर ने नासमझी से उन्हें देखा। मध्यम रोशनी में भी वो उनका चेहरा देख सकता था। एक क्या, वही जो तुम्हारे दराज में है। वो हल्का सा मुस्कुराए, बस एक लम्हे को। फिर मुस्कुराहट गायब हो गई। माहिर चौंका। फिर उसके होंठों पर भी मुस्कुराहट उभर आई। मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो। उसने झुक के दराज खोला, एक बॉक्स निकाल के मेज़ पर रखा। तुम्हारी थेरापिस्ट जानती है। वो बगौर उसको देख रहे थे। मैंने उसके पास जाना छोड़ दिया था, अब ज़रूरत नहीं रही। ये बहुत है मेरे लिए। उसने बॉक्स खोला। अंदर क्यूबन सिगार सजे थे। ये उसकी वाहिद थेरेपी थी, सिर्फ एक। माहिर को निगाह उठा के तनबीही अंदाज में देखा। उन्होंने सर को खम दिया। वो मेज़ के पीछे खड़ा चाकू निकाल रहा था ताकि सिगार को छील सके। आज अरसे बाद माला से मिलके अच्छा लगा मुझे। माहिर ने जवाब नहीं दिया, खामोशी से सिगार छीलने लगा। मैंने उसे गूगल किया था। उसकी फ़ोटोग्राफी कंपनी काफ़ी मशहूर है। वो उसे सिगार को लपेट रहा था। मालिक फरीद का हाथ मेज़ तक रेंग गया। निगाहें माहिर पे जमी थी और उंगलियां एक तार को तलाश कर रही थी। अलबत्ता गूगल सर्च में बार बार सलीम साबिर का नाम सामने आता था। उसने माला की कंपनी को बुरा भला कहा है, मालूम नहीं क्यों। मालिक के हाथ बटन तलाश करके वहीं थम गए। उसे दबाया नहीं। वो उसका क्लाइंट था। उसकी शादी का प्राइवेट शूट गलती से वायरल हो गया था, इसीलिए बाद में वो मामला ख़त्म हो गया था। वो सर झुकाया उसी बेजारी से कहते हुए, सिगार बना रहा था जब। तुम्हें कैसे मालूम? तुम तो उसकी खबर नहीं रखते थे। माहिर ने तेज़ी से सर उठाया। उसी पल मालिक ने बटन दबाया। कमरे के सारे फ्लोर लैंप्स जल उठे। हर तरफ जर्द रोशनी बिखर गई। वो देख सकते थे कि माहिर बिल्कुल साकित गुंग सा खड़ा था, हाथ थम गए थे। ये सलीम साबरी वाला किस्सा सोशल मीडिया पे दब गया था। मुझे भी तलाश करने से नहीं मिला, लेकिन तुम्हें मालूम है। वो अपनी जगह से उठे। वो उसी तरह उन्हें देख रहा था। सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, हिलाल, बैरबल, यास्मीन, खुद अपने आप से भी। वो उसके ऐन सामने रुके। निगाहें उस पर जमी थी। दरमियान में मेज़ और चंद सिगार ज़ाहिल थे, लेकिन मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी रूह के अंदर झांक सकता हूँ माहिर। माहिर की गर्दन में गिल्टी सी उभर के मादूम हुई। थूक निकला। मैं कोई बहाना, कोई जवाब। ज़हन हर शय से कासिर था। 5 दिन से चेहरे पे चढ़ाया मलमा एकदम से चटक के गिर गया था। मैंने ये सिगार हिलाल के साथ होने वाले वाक़ये पे नहीं शुरू किए थे। तुमने ये उसके फ़राक में किए थे। तुमने उसको कभी अपने ज़हन और दिल से नहीं निकाला, ना तुमने मूव ऑन किया था। वो बेतासुर चेहरे के साथ आहिस्ता आहिस्ता कह रहे थे, उसने तुम्हें रिजेक्ट किया, तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन वो तुम्हारे दिल से नहीं निकली। तुम इतने दिन से सबके साथ अदाकारी करते आ रहे हो। मैं तुम्हें जानता हूँ माहिर। तुम आज भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो। मालिक, वो खनखारा, लेकिन अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। तुमने इतने बरस उसकी खबर रखी। वो क्या कर रही थी तुम्हें सब मालूम था, क्योंकि तुम उसे भूल नहीं पाए थे। उसके बेटे को के खोने का भी तुम्हें इल्म था। मुझे उसके बेटे के खोने का इल्म नहीं था। वो तेज़ी से बोला, फिर थूक निकला। मैंने ज़ारा से मंगने के बाद उसकी खबर रखनी छोड़ दी थी। कंधे शकिस्ता अंदाज में गिरा दिए, सर झुका लिया। मगर अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ चुकी है। उसे उनकी आंखों में हल्की सी मायूसी दिखाई दी। अफसोस, गम, या शायद उसका वहम था। वो आंखें अगले लम्हे बेतासुर हो गई। और अब सब कुछ पेचीदा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तेज़ी से बोला, मैंने ज़ारा को कोई धोखा नहीं दिया, ना दूंगा।
अगर तुम ज़ारा से मेरी हमदर्दी में शादी कर रहे हो तो ऐसा मत करो। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। वो नाखुश रहेगी तो मैं भी नाखुश रहूँगा, जहाँ भी रहूँ। एक नज़र ऊपर देखा और फिर माहिर को। ऐसा कुछ नहीं, मेरा सगार। उन्होंने हाथ बढ़ाया। उसने बना हुआ सगार उसकी हथेली पर रखा। वो लाइटर निकालते हुए उसे लिए वापस पलट गए। अगले लम्हे वो ऑफिस से बाहर निकल गए थे, उसकी किसी किस्म की वजाहत सुने बगैर। वो नरहाल सा कुर्सी पे गिर गया और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। मेज़ के वस्त में रखे 3 मुलायम पत्थर खामोशी से उसे देख रहे थे। इस्तांबुल शहर के दरमियान से गुजरती पीली ओतो बस की खिड़की वाली सीट पे माला बैठी थी। शीशे के पार भागता शहर, इमारतें, मस्जिदें और कहीं किसी झरोके से बॉस्फोरस का पानी दिखाई देता था। उसने बाहर देखते हुए पर्स में हाथ डाला। हाथ एक ठंडी शय से टकराया। उसने उसे बाहर निकाला। 1 माह कबल माही अभी अभी अपार्टमेंट से गई थी। बच्चे मर जाते हैं माला, मेरे भी 2 मरे थे। माही ने उंगलियों की वी बना के दिखाई थी। वो वी उसके दिल में खुब गई थी। उसने गुस्से से बदल के खिलौनों की टोकरी उलट दी थी, फिर डेकोर शेल्फ गिरा दिया था। बहुत सी चीज़ें ज़ोर से नीचे आ गिरी। सबसे ज़्यादा ज़ोर से वो एक शय गिरी, कांच के जार में जमी कैंडल। वो लड़कती हुई बेसमेंट के खुले दरवाजे तक गई और नीचे जा गिरी। छनाके की आवाज़ आई और वो टूट गई। वो कितनी ही देर वहीं बैठी रही, फिर आंसू साफ करके उठी। वैक्यूम उठाया, खिलौने समेटे, कचरा निकाला और जब तक वो खामोशी से घर को दुरुस्त हालत पे वापस लाई, उसे बेसमेंट याद आई। खुले दरवाजे से झांका, कैंडल टूट चुकी थी और मोम के बड़े बड़े टुकड़े हर तरफ बिखरे थे। वो कैंडल उसे माही ने शादी पे दी थी। उसने उसे कभी नहीं जलाया था। ये सऊदी से वापसी पे उसके सामान के साथ आई थी, जो हुकूमती एहलकारों ने उसके लिए पैक किया था। वो कदम कदम जीने उतरती आई और मोम के टुकड़े चुने। कुछ मोम उंगलियों पे लगने लगी। उसे कोफत हुई। आखिरी जीने पे कुछ था। उसके अब्रू इकट्ठे हुए। वो पंजों के बल उधर बैठी, फिर झुक के वो शय उठाई। मोम में लथड़ा एक 3 इंच का मुलायम पत्थर, इतना छोटा कि हथेली में पूरा आ जाता। कंफर्ट स्टोन, ऐसे पत्थर जिनको मुट्ठी में दबाने से ठंडक और सुकून मिलता है। उसने उस पर लगी मोम साफ की। वो गालबन उस जार के अंदर मकीद था। बेसमेंट की मदम रोशनी में भी वो देख सकती थी। उस पे चंद अल्फाज गंदा थे। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँगा, माहिर। आंसू बेयकीन आंखों में अटक गए। माहिर फरीद। बहुत ज़माने के बाद वो उसे याद आया था। बच्चे मर जाते हैं माला, मेरे भी 2 मर गए थे। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद होऊंगा। उसकी उंगलियां तेज़ी से फ़ोन पे नंबर मिला रही थी। माही की खफा सी आवाज़ सुनाई दी। देखो माला, मैं ये जो मैलून की कैंडल जो तुमने मुझे शादी पे दी थी, ये तुमने कहाँ से ली थी? वो तेज़ी से बोली। माही एकदम चुप रह गई। माहिर फरीद ने दी थी। वो उन दिनों लाहौर में था ना। इन बातों को छुपाने और बताने का वक्त पीछे रह गया था। उसने फ़ोन रख दिया, फिर वापस ऊपर आई और बदर के खिलौनों की टोकरी एक दफ़ा फिर से लाउंज के वस्त में उल्टा दी। वो पत्थर मुट्ठी में दबाए हुए थी। उसकी ठंडक हथेलियों से होती सारे वजूद में सरायत कर गई थी। उसके अंदर जलती आग ठंडी हो रही थी। अगर सारी दुनिया में सिर्फ एक शख्स उसकी बात का यकीन करेगा तो वो माहिर फरीद होगा। बस में बैठी कशमाला ने मुट्ठी में दबा पत्थर देखा, मुलायम सुरमई पत्थर जो शायद माहिर ने किसी साहिल से चुना था। उसने उसे हाथ में दबा के मुट्ठी बंद कर दी। वो हथेली में गायब हो गया। ये उसका कंफर्ट स्टोन था। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। शहर उसी खामोशी से उसे देखता पीछे की सिमत भाग रहा था। मैं हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद होऊंगा, माहिर। रात का पुरअसरार अंधेरा इस्तांबुल को अपने परों तले दबाए हुए था। टैक्सी ने उस रात एला नामी लड़की को एक ऐसी सड़क पे उतारा जहाँ 3 सड़कें मुख्तलिफ सिमतों में मुड़ती दिखाई देती थी। उसने कार्ड टैप 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 किया। पेमेंट बिप की आवाज़ के साथ कट गई। वो एक हरासा सी मुस्कुराहट ड्राइवर की तरफ उछालती बाहर निकली। ऐनक नाक पे जमाए, ऊनी टोपी सर पे रखे जिससे खुले बाल निकल रहे थे, वो सुरमई कोट में मलबूस बाहर निकली और एहतियात से दाएं बाएं देखा। अंधेर सड़क की स्याह सतह पे जर्द रोशनियों का अक्स झलमला रहा था। सड़क गीली थी। दोपहर में उस इलाके में बारिश होती रही थी। एला ने मोबाइल स्क्रीन रोशन की। वहाँ गूगल मैप्स खुले थे और अभी 2 मिनट की वॉक का रास्ता रहता था। वो इरादतन जल्दी उतर गई थी। तकरीबन 100 मीटर अबूर करके वो उस जंगले नुमा गेट के सामने आ खड़ी हुई। वो एक पुराना शहर था, उजड़ा हुआ, जला हुआ, शायद किसी ज़माने में जल गया था और मालिक मकान ने ताला लगा दिया था। वो जानती थी उसकी मीटिंग लोकेशन ऐसा ही कोई उजड़ा हुआ घर या कोई वीरान वेयर हाउस होगा। सरकार अपने क्लाइंट से ऐसी ही जगहों पे मिला करता था। उनकी पहली मुलाकात एक वेयर हाउस में हुई थी। तब एला ऐसी नहीं थी। वो सुर्ख चेहरे और भीगी आंखों के साथ गई थी। वो बात बात पे रोती थी। उसका दिल जख्मी था।
अब 2 माह गुजर चुके थे। अब उसके गम को करार आने लगा था। वो बाहर अबूर करके अंदर आई। घर खामोश और वीरान था। ईमेल में लिखी हदायत के मुताबिक उसे फ्रंट दरवाजे पे लगे पुराने ताले को नहीं छेड़ना था, बल्कि बैक डोर से अंदर जाना था। उसने ऐसा ही किया। किचन का दरवाज़ा खोला तो चिड़चिड़ाहट सुनाई दी। एक अजीब सी हैबत थी उस घर पे, जैसे वहाँ अनदेखे साए गर्दिश कर रहे हों। घर अंदर से गर्म था, किसी भी हीटिंग सिस्टम के बगैर। जली दीवारें, कोई रोशनी नहीं। वो किचन से गुजर के लिविंग रूम में आई। छत पे कहीं कोई बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी मध्यम सी लिविंग रूम में आती थी। वो खाली था, सिवाय 2 कैन की कुर्सियों के जो फासले पे आमने सामने रखी थी, जैसे उसने फिल्मों में देख रखा था। वो अपना बैग संभाले एक कुर्सी पे जा बैठी। उसके घुटने कपकपा रहे थे और वो बार बार बेचैन निगाहें अतराफ में दौड़ाती थी। और फिर वो उससे नज़र आ गया। सामने लकड़ी का एक जीना ऊपर जाता था। उसके सिरे पे तवील रेलिंग थी जो बलाई मंजिल के कमरों के सामने बनी थी। नीम अंधेरे में भी वो उसका ह्योला देख सकती थी। वो वैसा ही था जैसा उसने 2 माह पहले देखा था। उसने स्याह लिबादा पहन रखा था, लेदर पैंट, सिल्क शर्ट, कंधों से पैरों तक आता एक चोगा या गाउन सा। उसकी गर्दन लंबी थी। रंगत ऐसी सफ़ेद थी जिसमें पिलाहट ज़्यादा थी, ना कि गुलाबीपन। सुनहरी बाल जो यकीनन डाई शुदा थे, जल से कस के पीछे को जमा रखे थे, जिससे उसकी पेशानी चौड़ी लगती थी, किसी कैन डॉल की तरह। वो कूनिया रेलिंग पे जमाए झुक के उसे देख रहा था। अंधेरे के बायस वो उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन एक रोब सा उस पर तारी होने लगा। हेलो, वह दिक्कत। वो मुस्कुराई। गोद में रखे बैग को मुट्ठियों में भींच रखा था। कैसी हो एला? उसकी आवाज़ भारी थी लेकिन नरम, हल्की। वो बहुत धीरे से बोलता था। फिर वो सीधा हुआ और जीने उतरने लगा। उसके जूतों में ब्लॉक हील्स लगे थे, जिसके बायस हर जीने पे ठक ठक की आवाज़ आती। उसके पीछे भी वो खड़ा था, फिर भी सा वजूद ताबीदारी से सर झुकाए सरकार की मैयत में उतर रहा था। एक स्याह रंगत की औरत, वो हमेशा उसके साथ होती थी, बंगाली या इंडियन, वो फैसला न कर सकी। स्याह लबादे वाला दराज कद सरकार नीचे उतर आया और सामने रखी खाली कुर्सी पे आन बैठा। टांग पे टांग जमाई, अपने लंबे लबादे को हाथ से नज़ाकत से झटका। वो उसके दोनों अतराफ फैल के ज़मीन पे फैल के गिर गया। उसकी हैबत और रोब में इजाफा हो गया। अब एला मध्यम रोशनी में उसका चेहरा देख सकती थी। वो कम उम्र नौजवान था, शायद 20-22 बरस का। शायद उसकी लुक्स धोखा देती थी। आंखें कांच के जैसी थी, रंगत सफ़ेद पीली सी, और चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसने कहीं और ना देखी थी। शर्ट के आस्तीन कलाइयों तक थे, सिर्फ उसके सफ़ेद हाथ दिखाई देते, जिनमें उसने मुख्तलिफ अंगूठियाँ पहन रखी थी। सब नोकीले नगीने वाली अंगूठी सबसे मुनफरिद थी। फरबिहा औरत उसके अकब में आ खड़ी हुई। उसकी घूरती नज़रें एला पे जमी थी। एला ने थूक निकला। एसके, वो बदिक्कत बोल पाई। वो खुद को एसके कहलवाता था। एला, वो मुस्कुराया और अब्रू उठाए। उसके अब्रू हल्के भूरे थे। मैं बात करना चाहती थी। बात तो तुमने पिछली दफ़ा कह दी थी। वो कोनी कुर्सी के हाथ पे जमाई उंगलियां थोड़ी तले रख के दिलचस्पी से उसे देख रहा था। जब तुम हमसे मिली थी। एला ने बहुत सा थूक निकला। उस वक्त मैं गुस्से में थी। फिरोज़ ने मुझे धोखा दिया था। वो मेरा शौहर था और उसने उस औरत के लिए मुझे छोड़ा। उसने सर झटका। आवाज़ में कपकपाहट थी। लेकिन अब मैं बेहतर हूँ। मैंने उसके साथ करने के लिए जो कहा। एला की पलकें कांपी। यानी फ़िरोज़ को तकलीफ़ देने के लिए, तबाह करने के लिए। वो अब मैं नहीं करना चाहती। मुझे गिल्ट होता है। वो उंगलियाँ थोड़ी तले रखे मुस्कुरा के उससे देखे क्या। एला की हिम्मत बढ़ी। वो अब कदर एतमाद से बोली, मैंने आधी पेमेंट कर दी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस मामले को ख़त्म कर दें। यानी इस तराबी अंदाज में उंगलियां मरोड़ी। वो मेरे बच्चे का बाप है। मैंने एक कॉमन फ्रेंड से सुना है कि वो आजकल बीमार है और अस्पताल में है। मुझे तकलीफ़ हुई है। वो वाकई नादिम थी। बस अब मैं चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए, उसकी बीमारी जो भी है रिवर्स हो जाए। बात पेमेंट की नहीं है, लेकिन क्या ये सभी सब ख़त्म हो सकता है? उसका हलक खुश्क हो गया, थूक निकला, लेकिन वो भी खुश्क हलक को तर करने में नाकाफ़ी था। उस नीम अंधेर घर में तपिश थी, इतनी तपिश कि उसकी जिल्द खुश्क हो रही थी। यानी सरकार को खामोश पाके उसने दोहराया, मैंने जो कहा था कि फ़िरोज़ को तकलीफ़ हो जैसी उसने मुझे दी, वो अब मैं नहीं। नो नो नो। गश्त शहादत नफ़ी में हिलाते हुए सरकार ने गर्दन दाएं बाएं हिलाई। तुमने ये नहीं कहा था एला। उसकी आवाज़ खूबसूरत थी, मध्यम नरम, हर लफ्ज़ अलग, आहिस्ता, अंदरानी। उसने पीछे खड़ी औरत की तरफ हाथ बुलंद किया, गर्दन नहीं मोड़ी, आंखें एला पे जमी थी। क्या एला ने ये कहा था? नहीं। एला की रंगत सफ़ेद होने लगी। उसने ज़बान फेरी ताकि खुश्क लब तर हो, लेकिन अंदर तक सब कुछ उबल रहा था। एसके,
मैं तुम्हारी याददाश्त को ताज़ा करता हूँ मेरी प्यारी एला। उसने टांग से टांग हटाई। बूट के ज़मीन से लगने की आवाज़ पैदा हुई। वो चुगत चटकते हुए उठा, कदम कदम चलता एला के करीब आने लगा। उसकी धड़कन तेज़ हुई। उसने घुटनों की कपकपाहट रोकने के लिए उन्हें सख्ती से एक दूसरे से मिलाया। वो एक स्टूल खींच के एला के सामने बैठा। अब वो उससे 1 फुट के फासले पे था, कूनियाँ घुटनों पे रखे, गर्दन उसकी तरफ झुकाए। माई डियर एला, उंगलियाँ उठा के उसने एला की टोपी से निकलते बालों को धीरे से छुआ। वो हिल भी नहीं सकी। तुम मेरे पास आई थी, तुम रो रही थी, तुम हर्ट थी, वो नरम आवाज़ में कह रहा था। वो सांस रोक के बिना पलक झपके उसे देख रही थी। तुमने ये नहीं कहा था कि तुम फिरोज़ को तकलीफ़ देना चाहती हो। एला ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अल्फाज हलक में दब गए थे। वो नरमी से उसके गाल से बाल हटा रहा था। तुम मेरे पास आई थी क्योंकि तुमने मेरे बारे में सुना था। मैं वो हूँ जो इस दुनिया का तवाज़ुन दुरुस्त करता हूँ। अब वो उसके कंधे पे हाथ रखे हुए था, जैसे किसी छोटे बच्चे को समझा रहा हो। इस दुनिया में इंसानों ने सारे तवाज़ुन बिगाड़ रखे। मैं इस तवाज़ुन को फिक्स करने वाला एक फिक्सर हूँ। मैं तुम्हारा इंतकाम हूँ एला। तुम तकलीफ़ में थी और तुम्हें अपनी ज़िंदगी का तवाज़ुन दुरुस्त करना था। मैं गुस्से में थी और तुमने मुझे बताया था माइलो के बारे में। तुम्हारा लिब्राडोर, तुम्हारा कुत्ता, वो कार तले आ गया था क्योंकि फिरोज़ ने उसका ख्याल नहीं किया। वो उस औरत के साथ मसरूफ़ था। एक आंसू एला की आंख में अटक गया, लेकिन आंसू में नीचे गिरने की हिम्मत नहीं थी। तुमने मुझे बताया था कि वो भी बिना पलक झपके उसकी आंखों में देख रहा था कि कैसे फिरोज़ ने तुम्हें इतना मजबूर किया कि तुमने उससे भीख मांगी, इस शादी को बचाने की, अपने बच्चे की, उस औरत को छोड़ने की। और फिर क्या किया फिरोज़ ने? अपने अल्फाज याद करो। एला के होंठ कँपाए मगर हिल ना सके। वो उसके कंधे पे हाथ रख के आगे को झुके हुए था। वो उसके परफ्यूम की महक महसूस कर सकती थी। तुमने कहा था कि फिरोज़ ने तुमसे इतनी दफ़ा वो भीख मंगवाई कि जैसे उसने तुम्हें एक कुत्ता बना दिया हो, माइलो जैसा कुत्ता। तुम उसकी हड्डी डालने की मुंतज़िर रहती थी और फिर वो तुम्हें छोड़ के चला गया, है ना? आंसू अभी तक खौफ से एला की आंख में जमा था। और मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था जो मैं अपने हर क्लाइंट से पूछता हूँ। SK ने हाथ हटा के एला की कुर्सी की एक हद पे रख दिया। वो एक तरफ से ट्रैप थी, ये कि तुम्हारे दिल को क्या चाहिए। वो मुस्कुराया। वो हर तरफ से ही ट्रैप हो चुकी थी। और तुमने कहा था एला कि मैं चाहती हूँ, उसकी आंखें चमकी, कि फ़िरोज़ भी एक कुत्ता बन जाए। मैं गुस्से। इंद्रानी। वो सीधा हुआ और तहक्कुम से इशारा किया। इंद्रानी ने एक टैब उसके सामने किया। स्क्रीन रोशन थी। फिरोज़ की फैमिली तुमसे छुपाए हुए है, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वो अस्पताल में क्यों है। एला ने चौंक के गर्दन उस तरफ मोड़ी। आंसू फिसल पड़ा। इंद्रानी ने स्क्रीन उसके सामने की। उस पर एक वीडियो चल रही थी। वो एक अस्पताल का कमरा था। एक नीले लिबास में मौजूद मरीज़ को दोनों तरफ से हथकड़ियों से बांध रखा था और वो सर बार बार झटकता घुर्राता हुआ गर्दन नीचे फेंकते मुंह से आवाज़ें निकाल रहा था। तो स्टाफ और नर्स उसको संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़, वो सर नीचे करके घुर्राना, वो भौंकने की आवाज़ थी, कुत्ते के जैसे भौंकने की। एला बर्फ़ का मुजस्मा बन गई। बेयकीनी से उसने गर्दन मोड़ी। वो उसी तरह नरमी से मुस्कुरा रहा था। तुमने उसे तकलीफ़ देने के लिए नहीं कहा था मेरी प्यारी एला, तुमने उसे कुत्ता बनाने के लिए कहा था। मैंने बना दिया। उंगलियों से चुटकी बजाई। अंधेर घर में आवाज़ गूंज के वापस पलटी। मैं अपनी ज़बान का पाबंद हूँ। क्या तुम अपनी ज़बान की पाबंद हो? नहीं। उसने खौफ से नफ़ी में सर हिलाया। स्क्रीन पे मौजूद मंजर किसी लूप में चल रहा था। हड्डियों का पिंजर बना फिरोज़, उसकी गैर इंसानी आवाज़। अब नर्स उसे इंजेक्शन दे रही थी। उसने बेख्तियार दोनों हाथ गाल पे रख लिए। मेरी एक माँ थी एला। वो अभी तक स्टूल पे बैठा था, एला से 1 फुट के फासले पे, अंदरूनी स्क्रीन बुझा के अब पीछे हट चुकी थी। एक जालिम इंसान ने उसे मुझसे छीन लिया। उसने उंगली में पहनी सब्ज़ नगीने वाली अंगूठी घुमाई। वो मेरी असली माँ नहीं थी, लेकिन उसने मुझे सिखाया था कि इस दुनिया का तवाज़ुन कैसे कायम करना है। और जब वो मुझसे दूर हो गई तो मुझे एक लंबा अरसा भागना पड़ा। जानती हो मैं कहाँ गया? मुस्कुरा के सर उठा के उसे देखा। आंसुओं से भीगा चेहरा लिए वो अभी तक नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं जनूबी पंजाब के एक गांव में गया। उस गांव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वहाँ हर इंसान को चाहिए, वो बच्चा हो या बड़ा, जादू आता है और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा माहिर है इस जादू में जो इंसान को जानवर के जैसा कर देता है। मैं 1 साल उस गांव में रहा और मैंने सीखा
कि इस दुनिया का तवाज़ुन वापस कैसे कायम करना है। नहीं प्लीज़ उसको रिवर्स कर दो। वो रो रही थी, उसने कानों पे हाथ रख लिए थे, लेकिन सरकार की आवाज़ वो सुन सकती थी। ऐसे जादू रिवर्स नहीं होते, इनकी काट नहीं होती। ये तुम्हारे दिल की मांग थी एला, इसके साथ तुम जियोगी, मैं नहीं। मैं सिर्फ चाहती थी कि वो इमोशनल तकलीफ़ से गुजरे। प्लीज़ कुछ करो, वो मेरे बच्चे का बाप है और मैं सिर्फ एक चीज़ में दिलचस्पी रखता हूँ, मेरी प्यारी एला। उसने अपनी लंबी उंगलियों से इशारा किया एला के बैग की तरफ। तुम्हारी बकाया पेमेंट में, वो नफ़ी में सर हिला रही थी। आंसू हज़ारों कतार गिर रहे थे। मैं ये नहीं चाहती थी। पेमेंट? एला झुक के उसके गाल पे आए आंसू को पूछा। वरना मैं अपने दिल से पूछूंगा कि एला क्या बनना चाहती है, एक कुत्ता या एक बिल्ली? उसके हों आंसू रुक गए, सांस भी थम गया, खौफ से एकदम पीछे हुई। नफ़ी में सर हिलाया। मैं साथ लाई हूँ। उसने पर्स में हाथ डाला, एक फूला हुआ लिफाफा निकाल के उसकी तरफ बढ़ाया। अंदरानी ने झट वो खींच लिया। सरकार उसी तरह मुस्कुराया और 4 उंगलियां हिला के बाय कहा। वो बैग पकड़े बाहर की तरफ भागी, उस तपिश ज़दा घर से दूर, उन सायों से दूर, अपने अंदर उठते एहसास से, गुनाह के आतिश फिशां से दूर। लेकिन उससे दूरी मुमकिन न थी। वो खामोशी से मुस्कुराते हुए उसे भागते देखता रहा। फिर उसने चुटकी बजाई। सन्नाटे में चुटकी की आवाज़ गूंजी। इंद्राणी उसी तरह खड़ी रही। वो चुटकी उसके लिए नहीं थी। इसके साथ चले जाओ, इसको बार बार मेरे दरवाजे पे आना होगा, इसको मुझे रिटेनर पे रखना होगा। वो खला में किसी अनदेखी मखलूक से तहकुम या मुखातिब था। फिर चुगहा छाड़ के वो उठा और सीधा खड़ा हुआ। अब के नूरानी की तरफ चेहरा किया तो वो संजीदा था। मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। तुम उसके आने से पहले क्या कर रही थी? अंदरानी ने गहरी सांस ली। एक मसला हो गया है आलियान। अब क्या हुआ है? वो अबरू उठा के नागवारी से पूछ रहा था। ओह गॉड, मुझे भी था कि ये कौन हो सकता है। मैंने सारे सोचे, मैंने कहा ये होगा, वो होगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है। आलियान, ओह माय गॉड, इट मीन्स कि वो जो बच्चे होते थे उनको ट्रेन किया जाता था, फिर उनको बनाया जाता था। ये वो इस तरह से बनते हैं, आगे सरकार बनाया जाता है। ओह माय गॉड, समझ रहे हो तुम लोग क्या चल रहा है ये इस नावल में? खैर, इसकी अब स्टोरी तो ख़त्म होने वाली है। इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं, आई थॉट कि मैंने फील किया है कि अगर मैं नावल के स्टार्ट में बोलती हूँ तो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा। ऑफ़ कोर्स आप लोग नावल सुनने के लिए आते हैं तो आप लोगों को होता है कि यार कोई नावल सही से सुना दे। हाँ, जब नावल सुनने के बाद इंसान का स्टैमिना बन जाता है कि वो कोई भी बात सुन ले। लेकिन आई थिंक सो, मैंने जो फील किया है, अच्छा मैं गलत भी हो सकती हूँ, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लोगों के, तो मुझे ये लगा कि स्टार्ट में नहीं बोलना चाहिए, एंड में बातें करनी चाहिए। और फिर ये कि आजकल मैं डिफरेंट नॉवेल्स पढ़ रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया माला के साथ ही अनकबूत एक नावल स्टार्ट किया मैंने, एक वक्त नावल भी मैं पढ़ रही हूँ, और इंशाल्लाह अब अपकमिंग जो मेरा नावल होगा ना वो टूटा हुआ तारा होगा, तो वो स्टार्ट करूँगी। बहुत सारे नावल्स मुझे अपकमिंग स्टार्ट करने हैं, तो आप लोग एक्टिव हो जाइए, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। हाँ, अब इसमें कोई गैप नहीं आएगा, आई प्रॉमिस यू, क्योंकि मैं अब यही काम करना है मैंने, तो मेरी कोशिश यही होगी कि टाइमली आप लोगों को एपिसोड्स दिया करूँ। तो अपना फीडबैक अच्छा सा दीजिएगा मुझे, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में और देखते हैं कि क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।